हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीए एक्सप्रेस। माई सेल्फ सीए प्रशांत, योर स्टडी पार्टनर। अभी जो चल रहा है, हम जर्नी ऑफ अकाउंट्स हमने शुरू किया है, उसी के सीरीज का ये नेक्स्ट लेक्चर चल रहा है। ये जो लेक्चर्स है, ये जो सीरीज है, ये हमने क्यों क्रिएट किया है, हम ये क्यों सीख रहे हैं? तो हमने बोला है कि हमें जो बेसिक अकाउंटिंग नहीं आती है, हो सकता है हमारा 11th हो चुका है, हो सकता है हमारा हम कॉमर्स स्टूडेंट ही है, या हो सकता है कि हम साइंस बैकग्राउंड से है, बट हमको अभी कुछ तो कॉमर्स में प्रोफेशनल कोर्स करना है, सीए सीए में ऐसा कुछ तो प्रोफेशनल कोर्स करना है, और हमें बेसिक अकाउंटिंग हमारी थोड़ी बहुत मिसिंग है। करेक्ट है। तो अगर वो हमें नहीं आती, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अकाउंट्स पे, तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, तो हम जिससे हमारा बेसिक सब कुछ क्लियर हो जाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। करेक्ट। और दूसरा, अगर कुछ लोग बिजनेसमैन है और उनको भी अकाउंटिंग करनी है, बट वो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होने की वजह से उनको इतनी अच्छे से अकाउंटिंग नहीं आ रही है, तो अगर ऐसा है तो वो भी ये लेक्चर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई है रिलेटिव्स, पेरेंट्स वगैरह, उनको भी अकाउंटिंग सीखनी है, तो उनको भी ये लेक्चर आप भेज सकते हैं। और जिन्होंने फर्स्ट टाइम आप ये पहला ही मतलब फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये बीच में से ही समझ में नहीं आएगा, तो इसको स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर से देखो। तो इसका पूरा प्लेलिस्ट बना है, आप फर्स्ट लेक्चर पे जाओ, वहां से ये शुरू करो, और फिर ये 10 से 11 लेक्चर का सीरीज रहने वाला है, जिसमें का ये 5th लेक्चर चल रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब है और 6-7 लेक्चर आने वाले हैं, और उतने लेक्चर्स होने के बाद आप रेडी हो जाओगे, फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स का आप अकाउंट्स इजीली समझ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करें। और अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, आपको ये समझ में आ रहे हैं, आपको ये मजा आ रहा है, और आपको लग रहा है आपका कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो बिल्कुल आपको ये लेक्चर्स को लाइक करना है, कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्योंकि आगे और भी प्लेलिस्ट आने वाली है, और भी नए नए टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसका जो पीडीएफ जिसमें से मैं ले रहा हूं, जो नोट्स है जिसमें से मैं ये सिखा रहा हूं, तो उसकी आपको प्रिंट आउट ले लेनी है, क्योंकि आप लेक्चर शुरू करने से पहले अगर प्रिंट आउट के साथ रेडी रहोगे, तो ही आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, आपको सिर्फ इतना करना है, वहां से कॉपी करना है, और आपको गूगल में पेस्ट कर देना है। ठीक है, यूआरएल वो पेस्ट करनी है, तो फिर आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। ठीक है। आज के लेक्चर में 2 पीडीएफ रहेगी, वो दूसरी पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करके रखना है, और फिर लेक्चर शुरू करना है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने ऑलरेडी 8-9 क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं, और इस पीडीएफ का लास्ट 10th क्वेश्चन हमारा चल रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको आज तक जितना हुआ है, 4-5 लेक्चर में जितना हुआ है, उतना एक 2 मिनट में आपको रिकैप करवा देता हूं। ठीक है। हमने शुरू ही कहां से किया? हमने बोला हम कर रहे हैं जर्नी ऑफ अकाउंट्स। हम अगर कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, हम अगर कुछ ट्रांजैक्शन मतलब व्यवहार करते हैं, हम किसी को कुछ पैसे देते हैं, किसी से कुछ पैसे लेते हैं, या फिर हम कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, ऐसा कुछ भी अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन का हिसाब कैसे रखें? तो हिसाब रखना क्या बड़ी बात है? बोले सर कोई भी अपना अपना हिसाब तो रख ही लेता। ठीक है, कोई भी अपना अपना हिसाब रखता है, बट हमने बोला कि किसी अपने तरीके से अगर किसी ने हिसाब रखा, तो वो दूसरे को, वो सिर्फ वो डायरी है, वो जो जिसमें भी उसने रजिस्टर है, जिस चीज में उसने हिसाब रखा है, वो चीज सिर्फ हम पढ़ के हमको समझेगी नहीं, हमको उसको पूछना पड़ेगा वो तो नहीं है क्या लिखा है। तो मतलब उसका कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, एक जैसा तरीका नहीं कि सभी लोग उसी तरीके को यूज करके अकाउंटिंग करें। तो जो भी लोग अकाउंटिंग करते हैं नॉर्मली अपने अपने हिसाब से, तो उनकी अकाउंटिंग उनको ही समझ में आती है, दूसरे को नहीं आती। बट हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी अकाउंटिंग किसी और को भी बतानी होती है, उसको भी समझ में आए, और बिना हमारे बोले उसको समझ में आए। तो ये तभी होगा जब सब लोग सेम तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, सब लोग सेम रूल्स फॉलो करके अकाउंटिंग करेंगे, कि ये चीज अगर यहां लिखी है तो इसका क्या मतलब है, तो सबने वही मतलब समझ के वहां पे लिखी होनी चाहिए। इसके लिए आया अकाउंटिंग सब्जेक्ट, इसके लिए आया अकाउंटिंग सब्जेक्ट, क्योंकि फिर उसमें एक स्टैंडर्ड तरीका बन गया है, एक रूल्स बन गए कि इसी रूल के तहत आपको अकाउंटिंग करनी। ओके, अब अकाउंटिंग की एक जर्नी है। जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है, उस दिन भी मैंने मतलब हो गया हमारा ये, तो शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं। जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है, जैसे हम कोई तो व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार की रिकॉर्डिंग करना शुरू होती है जर्नल एंट्री बोल के। जर्नल एंट्री इज अ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, लिस्ट ऑफ recordings where transactions are recorded chronologically. Chronologically means सीक्वेंस में 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में रिकॉर्ड होते हैं, और वो किसी भी टाइप का ट्रांजैक्शन हो, जो ट्रांजैक्शन एक के बाद एक हो रहा है, वो एक के नीचे एक लिखा जाता है। जैसे मैंने अभी
परचेस का ट्रांजैक्शन किया वो लिख दिया जाएगा, उसके नीचे सेल का ट्रांजैक्शन लिख दिया जाएगा। हो सकता है उसके बाद मैंने किसी को पेमेंट किया तो पैसे देने का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसके बाद पैसे आने का ट्रांजैक्शन। तो ऐसे अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन में वन बाय वन एक के नीचे एक लिखते चलता हूं। कैसे लिखता हूं वो नहीं सीखा हमने, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि ऐसा लिखा जाता है। तो उसे कहते हैं जर्नल एंट्री, और उसका एक रजिस्टर बनता है, उसका एक रजिस्टर बनेगा, उसे कहेंगे जर्नल एंट्री। तो वो जर्नल एंट्री में बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक के नीचे एक लिखे होंगे जो अलग अलग टाइप के, तो उनको एक जगह पे सॉर्ट करने का काम होता है लेजर पोस्टिंग। तो जो आपने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एक के नीचे एक लिखे हैं जो अलग अलग नेचर्स के, अलग अलग टाइप के हैं, तो वो जो अलग अलग टाइप के बोल रहे हैं उसको सॉर्टिंग करने का काम, कि एक टाइप के ट्रांजैक्शन एक जगह पे आ जाने चाहिए, सेल के ट्रांजैक्शन सारे एक जगह पे आने चाहिए, परचेस के ट्रांजैक्शन सारे एक जगह पे आने चाहिए, पैसे देने के ट्रांजैक्शन मतलब जिसमें कैश इन्वॉल्व हो, कैश वाले ट्रांजैक्शन सारे एक जगह पे आने चाहिए। वो हो गया लेजर में, जर्नल एंट्री के साथ होगा लेजर में। तो क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है, उसकी पहले जर्नल एंट्री की जाती है, जर्नल एंट्री के बाद उसकी लेजर पोस्टिंग की जाती है, उसको लेजर पोस्टिंग करना, ये देख के जर्नल एंट्री देख के लेजर पोस्टिंग। फिर ये तीन काम जो होते हैं ना, ये तीन काम ये जनरली थ्रू आउट द पीरियड चलते हैं। अगर एक साल का पीरियड हमने डिसाइड किया तो साल भर ये काम होगा, साल भर ट्रांजैक्शंस होंगे, साल भर मतलब रोज डेली ट्रांजैक्शन होंगे, डेली जर्नल एंट्री होगी, डेली उसकी लेजर पोस्टिंग। तो ये तीन काम रोज चलते हैं। फिर एक पर्टिकुलर दिन पे अगर हमने डिसाइड किया कि हम एक साल डिसाइड करते हैं कि एक साल खत्म होने पे ये लेजर जो है वो बहुत बड़ा बनेगा, हो सकता है 400 पेजेस का बन जाए, 500 पेजेस का बन। तो अब ये 400-500 पेजेस की अकाउंटिंग को समराइज करने का काम, उसको थोड़ा सा 2-3 पेजेस में उसको समराइज करने का काम होता है ट्रायल बैलेंस। एक समरी होती है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी जाती है, बस साल भर में जितना हिसाब हुआ वो सारा का सारा हिसाब नहीं, उसकी एक समरी, उसमें से इंपॉर्टेंट तो वो क्या चीज होती है इंपॉर्टेंट वो देखनी है आगे, बट एक समझना है सिर्फ कि लेजर की समरी बनती है। तो ये समरी मतलब ट्रायल बैलेंस, और ये समरी जरूरी होती है, ये समरी जरूरी होती है फॉर द प्रिपेयरिंग हमारा लास्ट डेस्टिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो समरी बनाने के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। हाँ, अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसे पेपर से, ऐसे डॉक्यूमेंट से, ऐसा रिकॉर्ड है बोलो कि जो किसी को भी अगर आप शो करो तो उसको आपके बिजनेस के बारे में पता चल जाएगा। कि अगर आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उस पीरियड में आपने टोटल सेल कितना किया, उस पीरियड में आपका टोटल परचेस कितना है, उस पीरियड में आपने टोटल कितना खर्चा किया, उस पीरियड में आपने कितना इनकम कमाया, तो फाइनली आपको प्रॉफिट हुआ कि आपको लॉस हुआ, ये इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से समझ में आता है। ये हुई एक चीज कि आपने कितना इनकम किया, कितना खर्चा हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये बताएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और साथ साथ एक और चीज बताएगा कि अभी आपके पास जिस दिन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया उस दिन आपके पास कितनी सारी प्रॉपर्टीज है और कितने सारी आप पे कर्जे है, कितनी सारी आप पे लायबिलिटीज है, जो हमने वर्ड बनाया था लायबिलिटीज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेनली दो चीजें बताता है, एक तो आपने उस पीरियड में फायदा हुआ कि नुकसान हुआ आपको, और दूसरा अभी आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज है और आप पे कितना कर्जा है। और ये करने के लिए ये होता है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन कि ये बनाया मतलब हमारी अकाउंटिंग वहां तक की कंप्लीट हो गई, उस पीरियड की अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या जिसको दूसरा नाम फाइनल अकाउंट्स है, उसमें क्या क्या बनता है वो भी देखा था हमने। बोला था उसमें बैलेंस शीट बनती है, एक बनेगी बैलेंस शीट, और ये दोनों मिला के एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जिसमें दो पार्ट होते हैं, वो क्यों होते हैं वो आगे देखना ही है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एक पार्ट और ये दो मिला के एक पार्ट। अब ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट तो हमने पढ़ भी ली है। बैलेंस शीट में जो मैं बोल रहा था कि एक लिस्ट है, बैलेंस शीट एक लिस्ट है जिसमें आपके पास कितनी एसेट्स है, दैट इज आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, और आप पे कितना बर्डन है, मतलब आपके कितनी लायबिलिटीज है, उसकी लिस्ट है ये। और ये जो है ये बताएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको बताएगा कि आपने साल भर में कितना इनकम कमाया, कितना एक्सपेंस हुआ, और फाइनली आपको फायदा हुआ कि नुकसान, प्रॉफिट कमाया कि लॉस हुआ, ये बताएगी ये दोनों चीज। तो ये समझा कि फाइनल अकाउंट्स में जनरली ये तीन चीजें बनाई जाती है, तीन डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। उसमें से बैलेंस शीट एक लिस्ट होती है जो आपकी प्रॉपर्टीज और आपके कर्जे कितने, लायबिलिटीज कितने वो बताते हैं, और ये दोनों आपको आपका इनकम या एक्सपेंस बताएंगे उस पीरियड का। फिर हमने बोला था हम अब जर्नी शुरू करते हैं, बट हम जर्नी जो शुरू करेंगे रिवर्स ऑर्डर में शुरू करेंगे। हम ट्रांजैक्शन होने के बाद जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस ऐसा नहीं जाएंगे। हम डायरेक्टली पहले देखेंगे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, ये जो तीन चीजें ये कैसे बनती है सीधा, मतलब ये बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव है ये बनाना। तो अगर ये बनाते कैसे वो एक बार दिख गया, एक बार समझ में आ गया, तो उसको जो रिक्वायरमेंट है
वो बनाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो कैसे कैसे रेडी करनी है वो पीछे पीछे जाके हम सीख लेंगे। पहले ये तो जान लेते हैं कि हमको एग्जैक्टली बनाना क्या है, हमारा आउटपुट क्या है। देखो जब तक हमको आउटपुट नहीं मालूम, कुछ तो विजन होना चाहिए ना। हम कुछ बनाने में लग गए, कोई पेंटर है जो पेंटिंग भी कर रहा होगा तो उसको मालूम होगा कि मुझे आखिरी में ऐसा कुछ तो चाहिए, तो वो शुरू वहां से करेगा कि हाँ मुझे ये बनाना है तो इसके लिए मुझे ऐसा करना है। तो हमें भी तो पता चाहिए। जनरली लोग सीखते ही ऐसा है कि वो प्रोसेस सीखते हैं। अरे प्रोसेस सीखने से डेस्टिनेशन आसान नहीं होता, डेस्टिनेशन पता होने से प्रोसेस आसान होती है। बहुत गहरी बात बोल दी मैंने, वाह बोलना चाहिए इसके ऊपर आपको, कि प्रोसेस सीखने से आपका डेस्टिनेशन आसान नहीं होगा, डेस्टिनेशन पता होने से प्रोसेस आसान हो जाएगी। ठीक है, फिर वो प्रोसेस तुम अच्छे से करो तो डेस्टिनेशन मिल जाएगा। करेक्ट है। तो अब क्या करेंगे, हमने फिर शुरुआत की थी कि हम सबसे पहले सीखते बोले बैलेंस शीट। सबसे पहले बैलेंस शीट सीखते कि वो लिस्ट कैसे बनती है एसेट्स की और लायबिलिटीज की, और फिर इसके ही हमने 9 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर दिए हैं। उसके बीच में एक पॉइंट सीखा था, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं। इंटिटी कंसेप्ट, एक कंसेप्ट बोलो या एक कंसेप्ट बोलो या एक पॉइंट है जो याद रखना होता है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अकाउंटिंग, कि जिसका वो बिजनेस है, जिस बिजनेस की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जिस बिजनेस की आप अकाउंटिंग कर रहे हो वो बिजनेस और उस बिजनेस का ओनर, बिजनेस एंड बिजनेस का ओनर, ये दोनों अलग पर्सन्स होते हैं। बिजनेस एंड बिजनेस का ओनर ये दोनों अलग पर्सन्स होते हैं। करेक्ट है। तो बोले बिजनेस एंड बिजनेस का ओनर अलग होते हैं, क्यों? और फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग ओनली। मतलब अगर एक सिंगल पर्सन ओनर है किसी बिजनेस का, प्रोपराइटर है अगर किसी बिजनेस, प्रोपराइटर मतलब एक पर्सन ओनर होना, एक अकेला आदमी ओनर होना। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और जेठालाल, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ओनर जेठालाल अकेला है। तो अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई प्रोडक्ट बिकता है या वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी का कुछ नुकसान होता है तो वो केस जो करेगा वो जेठालाल पे ही करेगा, क्योंकि जेठालाल ओनर है। तो जो लॉ है, जो कायदा है, जो कानून है, उसके तहत ये दो लोग अलग अलग नहीं है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और जेठालाल ये दोनों एक ही है, बट फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग हम इन दोनों को सेपरेट मानते हैं कि ये एक सेपरेट आदमी है, ये एक सेपरेट पर्सन है और ये एक अलग पर्सन है। क्यों ऐसा मानते? तो उसके मेनली 2 रीजंस है। एक, ऐसा मानने से इन दोनों में आपस में ट्रांजैक्शंस पॉसिबल है, क्योंकि ट्रांजैक्शन होने के लिए एटलीस्ट 2 लोगों का होना जरूरी है। सिंगल पर्सन कैन नॉट मेक ट्रांजैक्शन विथ हिमसेल्फ। तो सिंगल पर्सन अपने अकेले के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। तो हम जब ये बिजनेसमैन, जब ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा तो हम ऐसा बोलेंगे कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को पैसे दिए, ओनर ने पैसे दिए बिजनेस को, क्योंकि अब यहाँ पे 2 लोग माने जाएंगे तब उसको हिसाब लिखते आएगा। जब ओनर अपने बिजनेस में पैसे डालेगा तो हम बोलेंगे ओनर ने पैसे दिए बिजनेस को, इसलिए यहाँ पे 2 लोग मानना जरूरी है, तब जाके ट्रांजैक्शन पकड़ा जाएगा। या ओनर ने बिजनेस में से कुछ निकाल लिया तब भी 2 लोग पकड़े जाएंगे, तो ही अकाउंटिंग पॉसिबल होगी। अगर ये दोनों को एक ही पकड़ा तो ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए मतलब खुद को ही पैसे दिए, ओनर ने बिजनेस में से पैसे निकाले मतलब खुद से ही निकाल लिए, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं पकड़ा जाएगा और इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। तो समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग करने के लिए, उसका हिसाब रखने के लिए इन दोनों को अलग मानना है। और दूसरा रीजन इन दोनों को अलग मानने का कि ये जो है, ये इसके जो पर्सनल खर्चे रहेंगे, गोकुल धाम का मेंटेनेंस चेक, टप्पू की पढ़ाई का खर्चा, बापूजी की दवाई का खर्चा, ये सब उसके पर्सनल खर्चे, वो बिजनेस के खर्चे में ऐड नहीं होंगे, वो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस में ऐड नहीं होंगे। तो इन दोनों को जब तक अलग अलग नहीं करेंगे तब तक उसके पर्सनल खर्चे या पर्सनल ट्रांजैक्शंस कौन से और बिजनेस के ट्रांजैक्शंस कौन से, ये नहीं समझ। तो उनका हिसाब अलग अलग रखने के लिए इन दोनों को अलग अलग पर्सन्स पकड़ना जरूरी है। तो हमने देखा था, हमने 9 क्वेश्चंस जो किए उसमें ये देखा ही था कि जब भी ओनर बिजनेस में पैसे डालता है तो बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं हम, और बिजनेस बोलता है कि चलो ओनर से पैसे आए, ओनर से पैसे आए तो बिजनेस की कैश बढ़ जाती, बिजनेस के पास एसेट बढ़ जाती। और ओनर ने पैसे दिए तो हम बोलते हैं ओनर ने अब ये पैसे दिए तो बिजनेस पे बर्डन बन गया, बिजनेस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि बिजनेस ये पैसा ओनर को रिटर्न कर दे, कभी ना कभी वापस करे। तो बिजनेस के पास कैश भी आती है, एसेट भी आती है, और एक बर्डन भी आता है कि ओनर को ये पैसा वापस भी करना है। और ओनर ने जो भी पैसा लगाया या निकाला उसका हिसाब रखा जाता है कैपिटल इस अकाउंट से, ये भी हमने सीखा था। तो कैपिटल लायबिलिटी बन जाता है हमारी। तो ऐसा अभी तक किया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये लिस्ट सीखी है, बैलेंस शीट बनाना सीख लिया है, उसमें हमने ये भी देखा है कि लास्ट में वो बैलेंस शीट हमेशा
टैली होती है इन द सेंस उसके एसेट साइड की टोटल और लायबिलिटी साइड की टोटल इज ऑलवेज मैच। एसेट की टोटल एंड लायबिलिटी की टोटल हमेशा मैच होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। बट अब क्वेश्चन नंबर 10 से पहले अब ध्यान से सुनो, अगर अभी तक हमने क्वेश्चंस जितने देखे, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे उसमें हमने क्या क्या ट्रांजैक्शन देखे, सबसे गुड्स खरीदने के ट्रांजैक्शन देखे, ओनर बिजनेस शुरू कर रहा है, मतलब हमने सिर्फ बिजनेस शुरू किया अभी तक, कैसा कि ओनर बिजनेस शुरू कर रहा है, फिर बिजनेस में ओनर पैसे डाल रहा है, और जरूरत है तो फिर हमने लोन लिया, फिर हमको एक शॉप चाहिए तो उसको रेंट डिपॉजिट लेके एक भाड़े से शॉप ले ली, फिर हमने गुड्स बेचने इसलिए माल खरीदा, अगर मोबाइल की दुकान डालनी है तो मोबाइल खरीदे, फर्नीचर खरीदा, ऐसे ट्रांजैक्शन। अभी तक हमने वो माल बेचा नहीं, बेचने का एक भी ट्रांजैक्शन नहीं, सेल का अभी तक एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, जिसमें हमने जो माल खरीदा था वो बेच दिया है, ऐसा नहीं किया। अब थोड़ा बहुत वो देखते हैं। अब उसके लिए क्या जरूरी है, ध्यान से सुनना आप मेरी बात। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि ओनर जब बिजनेस में पैसे डालता है, ध्यान देना मेरी बात सुनना है, ओनर जब बिजनेस में पैसे डालता है तो हम बोल रहे हैं कि बिजनेस पे बर्डन बन जाता है, कि जो ओनर ने पैसा दिया, समझो ओनर ने अभी 1 लाख रुपए बिजनेस में डाला है, ओनर ने अभी तक बिजनेस में 1 लाख रुपए डाला है, तो बिजनेस पे बर्डन है, बिजनेस के पास लायबिलिटी है कि बिजनेस ने 1 लाख रुपए किसको रिटर्न दे देने चाहिए, बिजनेस ने 1 लाख रुपए ओनर को रिटर्न दे देने चाहिए, ये बिजनेस पे बर्डन लायबिलिटी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अब बिजनेस जब भी प्रॉफिट कमाएगा ना, बिजनेस जब भी इनकम कमाएगा, कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा। देखो बिजनेस इटसेल्फ कोई व्यक्ति है क्या, सही में नहीं, बिजनेस सही में कोई एक व्यक्ति थोड़ी है। बिजनेस वो प्रॉफिट कमा के किसको दे देगा, वो प्रॉफिट पे हक किसका है, अधिकार किसका है, बोले सर ये जो प्रॉफिट कमाया वो बिजनेस जिस पर्सन का है उसका वो प्रॉफिट है। जैसे हमने वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और जेठालाल का एग्जांपल लिया, तो अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉफिट कमा रहा है तो उसका प्रॉफिट का अधिकार किसको है लेने का, बोले जेठालाल को। मतलब ये जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो किसको दे देना चाहिए, ओनर को दे देना चाहिए। और अगर जब तक नहीं देते तब तक बोले वो अगेन बिजनेस पे क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। तो ध्यान से सुनो, बिजनेस जब प्रॉफिट कमाता है तो वो बिजनेस ने कमाया हुआ प्रॉफिट उसने ओनर को दे देना चाहिए, तो वो ओनर को जब तक नहीं देता तब तक वो उसकी लायबिलिटी होती है। सर ये अजीब ही है, प्रॉफिट कमाने पे लायबिलिटी। हाँ हम बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं ना, तो बिजनेस जब प्रॉफिट कमाता है वो उसने किसको दे देना चाहिए, ओनर को, और जब तक नहीं देगा तब तक वो उस पर लायबिलिटी है। वैसे अगर ध्यान दे तो जैसे उसने 1 लाख रुपए लगाए थे बिजनेस में, उसने 1 लाख रुपए लगाए थे, और अगर ओनर बिजनेस ने 10,000 का प्रॉफिट कमाया, पहले ओनर ने 1 लाख रुपए लगाए थे, तो हमने क्या किया होगा, हमने बैलेंस शीट में ऐसी कैश बढ़ाई होगी 1 लाख से, और इधर लायबिलिटी साइड में कैपिटल बढ़ाया 1 लाख से, तो कैपिटल बता दिया कि ओनर की इन्वेस्टमेंट कितनी है। कैपिटल क्या शो करता है, ओनर इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर, तो ओनर की इन्वेस्टमेंट कितनी है वो आ गया यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल आ गया लायबिलिटी साइड में। अब ओनर ने 1 लाख रुपए लगाए, फिर बिजनेस शुरू हुआ, बिजनेस चला, फिर कुछ सेल हुआ, कुछ ट्रांजैक्शंस हुए और बिजनेस ने पैसे कमाए, बिजनेस ने 10,000 रुपए कमाए, तो हम बोल रहे हैं अब ये 10,000 किसको दे देने चाहिए, ये 10,000 दे देने चाहिए ओनर को। तो ओनर को ऑलरेडी कितने देने थे, बोले 1 लाख, तो ओनर को ऑलरेडी 1 लाख देने थे, अब 10,000 और देने हैं, तो इसमें वो ऐड हो जाएंगे, मतलब कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने बोला लायबिलिटी बढ़ानी है, प्रॉफिट कमाया तो क्या करनी है, लायबिलिटी बढ़ानी है, लायबिलिटी बढ़ानी है बिजनेस की टूवर्ड्स, बाहर के किसी को नहीं देना है, बैंक वालों को इसको नहीं देना है, वो प्रॉफिट देना है अपने ही ओनर को, और ओनर का हिसाब किस अकाउंट में रखा है, कैपिटल अकाउंट। तो ये बात समझ में आ रही है। तो पूरा शॉर्ट मतलब समरी, अगर ये पूरी डिस्कशन की एक समरी है कि जब भी बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा वो प्रॉफिट देना चाहिए ओनर को, और वो प्रॉफिट ओनर को कैसे दिया जाता है, तो उसके कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, कि हम उसको बोलते देख तुझे पहले 1 लाख देने थे, अब ये प्रॉफिट ऐड कर दिए, अब तुझे और पैसे देने। और अगर नुकसान हो जाए तो बोले नुकसान की भी जिम्मेदारी किसकी, नुकसान की भी जिम्मेदारी है ओनर की। तो अगर नुकसान हो जाए तो कैपिटल में से लेस करेंगे, फायदा हो जाए तो कैपिटल में ऐड, नुकसान हो जाए तो कैपिटल में से लेस। इतना पॉइंट यहां से समझा, इतना पॉइंट यहां से समझा। अब ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो अभी तक के लेक्चर्स आपने देखे होंगे, तो ये लेक्चर्स आपको अच्छे से समझेगा। बट आगे अभी तक के लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो कंटिन्यू करो, वो देख लो। अगर कोई लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है या थोड़ा टाइम लग रहा है तो उसको रिपीट करो, थोड़ी किसी में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा रिपीट करो,
बार बार देखो लेक्चर, बट बहुत बार बार देखने की जरूरत नहीं, एक बार रिपीट कर दिया तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मिस्टर सुहास स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 4 लाख इन कैश। सुहास स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 4 लाख इन कैश। तो ये तो पहला ट्रांजैक्शन है, हर बार वही आ रहा है, क्या सुहास ने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस शुरू करके सुहास ने बिजनेस में पैसे डाले। जैसे ही बिजनेस में पैसे डाले, बिजनेस के पास आ गई एक असेट जिसका नाम है कैश। तो असेट में कैश आ गई, बट वो कम ज्यादा होती रहती, इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे 4 लाख। करेक्ट है, यहां तक समझा है, यहां तक हमने किया है पहले भी। तो यहां आ गई कैश 4 लाख। बट सर ये तो एक इफेक्ट हुआ, बिजनेस के पास कैश आई तो कैश के साथ साथ बर्डन भी आया कि अब हमको मालिक को, ओनर को पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, और वो बर्डन किस नाम से लिखेंगे? कैपिटल। ओनर का हिसाब किस नाम से लिखते हैं? कैपिटल। बट इस बार कैपिटल भी इनर कॉलम में लिखेंगे 4 लाख। उसके पीछे रीजन है जो मैंने अभी समझाया, क्योंकि इस क्वेश्चन में अब हम बेचने वाले भी है, कुछ सेल भी करने वाले, और सेल करेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, सेल करेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, वो प्रॉफिट यहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो पहला ट्रांजैक्शन हुआ, सुहास ने बिजनेस स्टार्ट किया, 4 लाख रुपए बिजनेस में आए, तो 4 लाख रुपए एसेट बना दी, और साथ साथ बिजनेस पे बर्डन आया कि वो अब ओनर को पैसा देना है, तो 4 लाख की एक लायबिलिटी बन गई। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ 3 लाख ऑन कैश। अब अगला ट्रांजैक्शन ये भी सिंपल है, क्या बिजनेस शुरू किया तो गुड्स बेचने हैं, तो उसके लिए गुड्स पहले खरीदने पड़ेंगे। जिस चीज का आपने बिजनेस किया उसको बोलेंगे गुड्स। जिस चीज का बिजनेस है, आपका मोबाइल का बिजनेस है तो मोबाइल को बोलेंगे गुड्स, कंप्यूटर्स का बिजनेस है तो कंप्यूटर को बोलेंगे गुड्स, स्टेशनरी का बिजनेस है तो स्टेशनरी को बोलेंगे गुड्स, कपड़े की दुकान है तो आपके लिए कपड़े हो गए गुड्स। तो परचेज गुड्स ऑफ ₹3 लाख ऑन कैश बेसिस। तो आपने 3 लाख के गुड्स खरीदे, तो गुड्स खरीदे, कैश में खरीदे, तो गुड्स तो बढ़ गए, मतलब आपका स्टॉक तो आ गया स्टॉक, बट आपके पास की कैश चली गई। तो हम कैश में से माइनस करेंगे, लेस गुड्स परचेस, लेस गुड्स परचेस, अमाउंट इज 3 लाख। 3 लाख रुपए चले गए गुड्स खरीदने के लिए, यहां तक ओके है। एक एसेट कम हो गई, गुड्स खरीदने के लिए पैसे चले गए, बट साइमल्टेनियसली हमारे पास स्टॉक नाम की एसेट भी तो बढ़ी। तो एक 4-5-6 लाइन छोड़ दो और एक नई एसेट बना दो, स्टॉक। हमारी दुकान में माल आ गया, वो माल भी तो हमारी प्रॉपर्टी है, अभी तक तो हमारे पास ही है ना, तो वो एक आएगी, तो उसको इनर कॉलम में लिखो, क्योंकि अब ये माल कम ज्यादा होने वाला है। कैसे देखते हैं? हो गए दो इफेक्ट, कैश कम कर दी, स्टॉक बढ़ा दिया। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ ₹1,50,000 फ्रॉम मेसर्स विलास एजेंसी। आपने क्या किया? विलास एजेंसी नाम की एक दुकान है, उससे गुड्स खरीदे, और कितने के? 1.5 लाख के। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन की थी, अगर आप कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको ये समझ में आएगा। बोले परचेज गुड्स ऑफ ₹1,50,000 फ्रॉम विलास एजेंसी। मैंने कहा था कि जब भी आप कुछ खरीदते हो, मेनली मोस्टली गुड्स, जब भी आप गुड्स खरीदते हो और उस पर मेंशन नहीं किया है कि ये कैश बेसिस में खरीदा कि क्रेडिट बेसिस में खरीदा, आपने गुड्स खरीदे बट ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये गुड्स आपने कैसे खरीदे, कैश बेसिस पे खरीदे कि क्रेडिट बेसिस पे खरीदे। कैश बेसिस पे खरीदना मतलब तुरंत पैसे देना और गुड्स खरीद लेना, जैसे इसके ऊपर वाला था ऑन कैश लिखा था। और दूसरा क्रेडिट बेसिस मतलब उधारी पे खरीदना, गुड्स खरीद तो लेना, गुड्स ले लेना, बट उसके बदले अभी तक पैसे दिए नहीं। करेक्ट है? तो अगर आपने अभी तक पैसे दिए नहीं है, गुड्स खरीद लिए पर पैसे दिए नहीं, मतलब उसको उधारी पे बोलेंगे। बट जब क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया होता है कि आपने गुड्स कैसे खरीदे, कैश में खरीदे कि उधारी में खरीदे, क्रेडिट में खरीदे कि कैश पे खरीदे, मेंशन नहीं किया है, तो फिर हम मैंने बताया था कि अगर मेंशन ना किया हो तो चेक करो कि सामने वाले का नाम दिया है क्या, जिसको आपने गुड्स बेचे या जिससे आपने गुड्स खरीदे। जिससे आपने गुड्स खरीदे या जिसको आपने गुड्स बेचे उसका नाम आपको पता है क्या, क्वेश्चन में दिया है क्या? तो अगर सामने वाले का नाम दिया है, अपोजिट पार्टी का नाम दे दिया है, तो हम बोलेंगे फिर क्रेडिट में खरीदे। हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट में खरीदे। और अगर कुछ नहीं बोला है और नाम भी नहीं दिया है तो हम बोलेंगे कैश में खरीदे। ठीक, तो अब देखो यहां पे परचेज गुड्स ऑफ ₹1,50,000। क्या बोला? परचेज गुड्स ऑफ ₹1,50,000 फ्रॉम मेसर्स विलास एजेंसी। कहीं पे भी क्वेश्चन में, ट्रांजैक्शन में ये नहीं बताया कि कैश में खरीदे कि क्रेडिट में खरीदे। ट्रांजैक्शन में ये नहीं बताया कि कैश में खरीदे कि क्रेडिट में खरीदे। ठीक है, बट सामने वाले का नाम दे दिया है, किससे खरीदे, तो हम बोलेंगे उधारी पे खरीदे। ये नाम नहीं दिया होता, सिर्फ इतना लिखा होता गुड्स परचेस, तो हम बोलते ये कैश में खरीदे, बट नाम दिए तो उधारी में खरीदे। अब उधारी में खरीदने से क्या होता है?
तुम एक बात तो है, गुड्स कैश में खरीदो कि उधारी में खरीदो, कैश में खरीदो कि ऑन क्रेडिट खरीदो, गुड्स परचेस किए तो आपकी स्टॉक नाम की एसेट तो बढ़ ही जाएगी, आपके पास जो स्टॉक नाम की एसेट होगी वो बढ़ जाएगी। तो आपको पहला काम स्टॉक में ऐड कर देना पड़ेगा, तो स्टॉक में ऐड कर देते हैं प्लस गुड्स परचेस, आप कैश में खरीदो कि उधारी में, स्टॉक तो बढ़ेगा तो स्टॉक में ऐड कर देंगे। हाउ मच, अमाउंट इज 1,50,000, तो नाउ आवर स्टॉक इज इंक्रीज 1,50,000। अब दूसरा इफेक्ट, अगर हम कैश में खरीदते तो कैश कम कर देते, पैसे दे देते, पर हमने पैसे नहीं दिए, हमने कैश में नहीं खरीदा है, हमने तो उधारी में खरीदा है। अब हमने उधारी में खरीदा है तो पैसे तो नहीं गए, तो बोले बट हमारी एक लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, हम पे बर्डन बढ़ जाएगा। अब हमको लोगों को पैसे देना बाकी, लोगों को मतलब किसको, जिससे खरीदे, मेसर्स विलास एजेंसी से, तो हमें मेसर्स विलास एजेंट को पैसे देने बाकी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लायबिलिटी बनानी पड़ेगी नई। तो कैपिटल के बाद एक 3-4 लाइन छोड़ दो आप, कैपिटल के बाद चार लाइन तो भी छोड़ दो, फिर लिखो मेसर्स विलास एजेंसी, और इसको भी इनर कॉलम में लिख दो, बाद में हो सकता है हमने विलास एजेंसी को ये क्या पेड किया है, अभी इनर कॉलम में लिख दो 1,50,000, इनर कॉलम में 1,50,000। यहां तक कुछ भी नया नहीं सीखा, पिछले 3 लेक्चर में जो हमने बैलेंस शीट बनाई है उसमें ये सब ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हुए हैं, तो ये कुछ नया नहीं है, सिर्फ मैं बोलते समय एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। अब है नेक्स्ट नई इंपॉर्टेंट चीज, क्या, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,20,000 फॉर 1,50,000 इन कैश। अब फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है पूरे 10 क्वेश्चन में कि हम गुड्स बेच रहे हैं, जो हमने खरीदे थे वो गुड्स हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो देख लो, हमने 2 बार गुड्स खरीदे, हमने पहले खरीदे थे 3 लाख के गुड्स और फिर खरीदे थे 1,50,000 के गुड्स, ऐसे हमारे पास हो गए थे 4,50,000 के गुड्स। तो हमारे पास 4.5 लाख के गुड्स थे हमारे ऑफिस में, गोडाउन में, शॉप में रखे थे। अब उसमें से हम गुड्स बेच रहे हैं, हमारी दुकान ही थी वो बेचने की, तो हम बेच रहे हैं। अब कितने रुपए के गुड्स कितने में बेच रहे हैं वो देखो पहले। बोले सर आप क्या कर रहे हो, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, कॉस्टिंग इस वर्ड पे ध्यान देना, कॉस्टिंग इस वर्ड पे ध्यान देना। कॉस्टिंग का मतलब होता है जितने में आपने खरीदे होंगे वो प्राइस, कॉस्टिंग का मतलब है जितने वैल्यू में आपने खरीदे हैं वो प्राइस, उसको कहते हैं कॉस्टिंग। मतलब आपने कुछ गुड्स बेचे बट वो आपने को कितने में गिरे थे, आपने कितने में खरीदे थे, तो बोले हमने ऐसे गुड्स बेचे जो हमने खरीदे थे पास्ट में 1,20,000 में, मतलब ये जो थे ना 4.5 लाख गुड्स, 4.5 लाख के गुड्स में वो है, उसमें से ही बेच रहे, तो उसमें से कितने रुपए के बेच रहे, बोले सर उसमें से 1,20,000 के बेच रहे, कितने में, 1,50,000। ज्यादा वैल्यू पे ही बेचेंगे ना, बिजनेस कर रहे तो प्रॉफिट तो कमाएंगे। तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनना है, हमारे पास जो गुड्स आए थे, जो हमने परचेस किए थे गुड्स, जो गुड्स टोटल कितने के थे, 4.5 लाख के, हमारे पास 4.5 लाख के गुड्स आए थे। उस 4.5 लाख के गुड्स में से कुछ गुड्स, सारे नहीं बिके, कुछ गुड्स बेच दिए। तो वो कुछ कितने के थे, तो बोले 4.5 लाख में से 1,20,000 के गुड्स, 4.5 लाख में से 1,20,000 के गुड्स बेच दिए। तो क्या 1,20,000 के गुड्स 1,20,000 में ही बेचेंगे? अगर 120 के गुड्स 120 में ही बेचेंगे तो नो प्रॉफिट, तो फिर क्या मतलब है बिजनेस करके। तो हमने 120 के गुड्स 150 में बेचे, दैट मीन्स वी अर्न 30,000 रुपीज। हमने क्या कमाया, 30,000 रुपीज कमाया। तो अब इस ट्रांजैक्शन में ना एक्चुअल में 3 चीजें हो रही है, 3 चीजें ध्यान से सुनना है। 3 चीजें क्या हो रही है, एक, आपके पास से जो स्टॉक है ना वो स्टॉक जा रहा है, कितने का जा रहा है सर, बोले वो 1,20,000 का जा रहा है। वो स्टॉक कितने का आया था, जब आया था तब 1,20 का आया था, उसकी कॉस्ट 1,20 है, तो जा भी रहा है तो 1,20 का जा रहा है। तो हमारे पास से स्टॉक जा रहा है 1,20,000 का, बट स्टॉक भले ही 1,20,000 का जा रहा हो, स्टॉक भले ही 1,20,000 का जा रहा हो, बट उसके बदले जो पैसे मिल रहे हैं, कैश मिल रही है, क्योंकि गुड्स बेच के पैसे आए, वो कैश कितने आए, बोले सर कैश बढ़ रही है 1,50,000। गुड्स गए 120 के, बट उसके बदले कैश आ रही है 150 की। इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा की 30,000 रुपीज की कैश मिली है, मतलब आपको एक्स्ट्रा 30,000 आपने कमाए हैं। ये है आपका प्रॉफिट, ये है आपका प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट आपने कमाया, तो अभी अभी मैंने सिखाया था, मैंने शुरुआत में ही बताया कि जब आप प्रॉफिट कमाओगे और प्रॉफिट कमा के किसको देंगे,
सर बोले प्रॉफिट पे अधिकार रहेगा ओनर का, और ओनर का अकाउंट कौन सा है, ओनर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट कौन सा है, बोले सर ओनर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है, ओनर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है कैपिटल। तो बोले सर ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो तीन चीजें देखो क्या होगी, स्टॉक कम हो जाएगा क्योंकि गुड्स चले गए 120 के, कैश बढ़ जाएगी क्योंकि पैसे आए हैं पैसे, और प्रॉफिट कमाया है, और प्रॉफिट किसको देना होता है, ओनर को, तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। मतलब ओनर के ऑलरेडी कितने थे हमारे पास, 4 लाख के, हमारे पास मतलब बिजनेस में ओनर ने ऑलरेडी बिजनेस में कितने कमा के रखे थे, 4 लाख। अब बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया 30,000, वो भी किसको देना है, ओनर को, तो पहले से ही 4 लाख देने थे और 30 ऐड हो जाएंगे। अब हमको ओनर को देने हैं 4,30,000, समझा। तो अब इन तीनों चीजों का इफेक्ट देना है। तो आपको ध्यान से जब गुड्स बेचते हैं तब हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो देखना है। तो जब गुड्स बेच रहे हैं तो पहला स्टॉक कम हो जाएगा, तो स्टॉक में से माइनस करते हैं, स्टॉक में से माइनस करते हैं, लेस गुड्स सोल्ड, और उसकी कौन सी वैल्यू लिखनी है, उसकी वैल्यू लिखनी है 1,20,000, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उतने पे, क्योंकि स्टॉक मेंटेन ही होता है कॉस्ट प्राइस पे। स्टॉक खरीदा तो कॉस्ट पे ही लिखते हैं, जब उसमें से कम होगा तो भी कॉस्ट पे लिखा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, अब गुड्स बेच के पैसे आए, पैसे आए तो कैश बढ़ी, कैश बढ़ी तो हमको कैश में ऐड करना पड़ेगा, प्लस गुड्स सोल्ड। अब पैसे कितने आए, 1,50,000, पैसे कितने आए, 1,50,000। और तीसरी चीज बोले हमने 1,20,000 के गुड्स 1,50,000 में बेचे तो हमको 30,000 का प्रॉफिट हुआ। वो 30,000 के प्रॉफिट पे अधिकार किसका है, ओनर का, ओनर का अधिकार, इसलिए उसको कैपिटल में प्लस करेंगे, प्लस प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, अगर जगह हो तो पूरा लिखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, नहीं तो सिर्फ प्रॉफिट ऑन सेल लिखो, कितना 30,000। बट अभी भी उसको बाहर नहीं लिखना, अभी बाहर नहीं लिखना है। तो ये नया ट्रांजैक्शन समझ में आ रहा है, अभी भी आपके कमेंट्स नहीं आ रहे। बहुत से लोग लेक्चर देख रहे हैं, बहुत से लोग ये लेक्चर्स देख रहे हैं, कंटिन्यूअस देख रहे हैं, उन्होंने देखे बट वो अभी तक कमेंट नहीं कर रहे, तो उनका लाइक और कमेंट बनता है तो वो करो। नेक्स्ट, अगला, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000, फिर से गुड्स बेच रहे हैं, फिर से गुड्स बेच रहे हैं, और क्या बोल रहे, ध्यान दो, बोल रहे सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000, 80,000 कॉस्ट वाले गुड्स बेच रहे हैं, कितने में, 1 लाख, 80,000 कॉस्ट वाले गुड्स बेच रहे हैं 1 लाख रुपीज में, टू मेसर स्वप्निल इंटरप्राइजेस। किसको बेच रहे हैं वो भी बताया, बोले एक दुकानदार है स्वप्निल इंटरप्राइजेस, उसको बेच रहे ऑन क्रेडिट बेसिस, उधारी पे बेच रहे। जैसे खरीदते थे उधारी पे, वैसे बेच भी सकते उधारी पे। जैसे खरीदते थे तो क्या होता था, गुड्स खरीदने पे, उधारी में गुड्स खरीदने पे हमारी गुड्स नाम के एसेट, स्टॉक नाम के एसेट बढ़ती थी, और एक लायबिलिटी बढ़ती थी कि बाबा एक कर्जा हो गया कि पैसा देना बाकी। अब जब गुड्स उधारी में बेचेंगे, सेल करेंगे, तो स्टॉक नाम के एसेट कम हो जाएगी, क्योंकि गुड्स उधारी में बेचे, कैसे भी बेचो, बेचे तो स्टॉक नाम की एसेट कम हो जाएगी। बट उधारी में बेचे तो अब सामने वाले से पैसे आना बाकी है, अब जिसको हमने उधारी में बेचा ना उससे पैसा आना बाकी है, और किसी से पैसे आना बाकी हो तो वो व्यक्ति हमारे लिए एसेट बन जाता, जिससे हमको पैसा आना बाकी है वो व्यक्ति क्या हो जाता, हमारे लिए एसेट बन जाता है। तो यहाँ पे स्टॉक नाम की एसेट कम हो जाएगी तो उस व्यक्ति के नाम से एसेट बढ़ जाएगी, वो अब हमारे एसेट हो गए, उससे पैसे आने बाकी है। बट कितने, अमाउंट, अब अमाउंट, पहला स्टॉक कितने से कम होगा, सर बोले स्टॉक कम होगा 80,000 से, जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस है उस कॉस्ट प्राइस से स्टॉक कम हो जाएगा। और जितने में हमने उसको बेचा सामने वाले को, स्वप्निल इंटरप्राइजेस को कितने में बेचा, बोले सर स्वप्निल इंटरप्राइजेस को हमने 1 लाख रुपीज में बेचा, तो हमने उसको 1 लाख रुपीज में बेचा, तो उससे कितने आने हैं, बोले उससे 1 लाख रुपीज आने, तो वो हमारे लिए एसेट कितने बनेगा, 1 लाख। स्टॉक कम होगा 80,000 से, स्टॉक कम होगा 80,000 से, और स्वप्निल नाम के एसेट कितने से बढ़ेगी, 1 लाख से। तो 80 के गुड्स 1 लाख में बेचने से प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 का। 80 के गुड्स 1 लाख रुपीज में बेचने से फायदा कितने का हुआ, 80,000, सॉरी 20,000 का। तो अगेन वो फायदा जो हुआ वो कहा जाएगा, सर कैपिटल में जाएगा। जैसे पहले फायदा हुआ था वो कैपिटल में गया, तो ये प्रॉफिट भी कैपिटल में जाएगा। सर बट यहाँ पे एक दिक्कत है ना, आप बोल रहे प्रॉफिट हुआ बट सामने वाले ने पैसा ही नहीं दिया, तो प्रॉफिट किस बात का। देखो हमने गुड्स बेच दिए हैं, उसने वो मान लिए है, उसने एग्री कर लिया है, और वो हमको बोल रहा है कि हमको वो पैसे दे दे, तो हम यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया ये मान लेते हैं। प्रॉफिट होना ये जरूरी नहीं कि उतना पैसा मिल ही जाना, अकाउंटिंग में प्रॉफिट हो जाना मतलब जरूरी नहीं कि उतनी कैश आ ही जाना।
प्रॉफिट हो जाना उसको बोलते कि हमारा अधिकार भी बन गया सामने वाले पे कि उससे पैसा आना है, तो हम बोलते थे हमारा प्रॉफिट हो गया है। जैसे कि यहाँ पे हमने 80,000 के गुड्स 1 लाख रुपीज में बेच दिए। कुछ लोगों का डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पे तो उधारी में माल बेचा तो प्रॉफिट हुआ कैसे? तो देखो, प्रॉफिट इज नॉट डिपेंड ऑन वेदर यू आर रिसीविंग कैश और नॉट। कैश मिली नहीं मिली इससे प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ ये जज नहीं होता। ये बेसिक अकाउंटिंग का रूल है, ये ध्यान रखना। प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ ये डिपेंड करता है कि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है, मतलब वो सामने वाले ने वो एग्री कर लिया है क्या। जैसे कि हमने उसको गुड्स बेचे, उसने खरीद लिया, वो बोल रहा है कि मैं 15 दिन में पैसे दूंगा, तो ये सेल का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। हमने गुड्स बेच दिए, हमने हमारे गुड्स की ओनरशिप, हम उसके मालिक थे पहले, अब वो गुड्स की ओनरशिप सामने वाले को ट्रांसफर कर दी, गुड्स भी दे दिए और बोला अब तू इसका मालिक है, मतलब हमने गुड्स बेच दिए। तो हमने 80 के गुड्स 1 लाख में बेचे तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो हम प्रॉफिट रिकॉर्ड कर देंगे। बट बोलेंगे पैसे आने बाकी है, तो हम उसको एसेट भी बताएंगे, वो स्वप्निल नाम के एसेट बना देंगे कि 1 लाख रुपए आने बाकी। सर बाद में उसने दिए ही नहीं तो जब नहीं देगा तब फिर से नुकसान बोल देंगे, तब बोलेंगे बट नुकसान जब वो हमारे पैसे डुबा देगा, जब हमको कंफर्म हो जाएगा कि उसने पैसे डुबाए, जब डुबाएगा तब लिखेंगे नुकसान। बट आज तो बोल देंगे कि प्रॉफिट हो चुका है। ये बात क्लियर हुई कि जब भी आप उधारी में भी माल बेचोगे तो जब गुड्स बेचोगे तब उस पर जो फायदा है वो आज ही फायदा बोल के रिकॉर्ड करोगे। तो अगेन अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, तो मैंने जैसे कहा 3 चीजें हुई है, इसमें भी 3 चीजें हुई है। एक, आपका स्टॉक कम हो गया, स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस से कम होगा, 80,000 से स्टॉक कम होगा। दूसरा, इस बार कैश नहीं बढ़ी, इस बार कैश नहीं बढ़ी, तो सर बोले इस बार आपने उधारी पे माल बेचा है, आपने उधारी पे माल बेचा है, तो स्वप्निल इंटरप्राइजेस नाम का एक एसेट बन गया, उससे अब पैसे आने बाकी है। तो स्वप्निल इंटरप्राइजेस इस नाम से एक नई एसेट बनेगी कि उससे हमको 1 लाख आने हैं। और तीसरी चीज, कैपिटल बढ़ जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाया तो कैपिटल में ऐड करेंगे, कितने का, 20,000। क्लियर है? तो अब इसके इफेक्ट देते हैं बैलेंस शीट में। फर्स्ट, स्टॉक कम हो रहा है तो स्टॉक में से माइनस, अगेन गुड्स सोल्ड, स्टॉक में से माइनस गुड्स सोल्ड, कितने के, 80,000। और दूसरा, सर चलो कैश में ऐड करते, कैश ऐड नहीं होगी, कैश आई नहीं, हमको नई एसेट बनानी पड़ेगी। जैसे हम उधारी पे माल खरीदने पे लायबिलिटी बनाते, जैसे ये विलास एजेंसी नाम की लायबिलिटी बनी, क्यों, क्योंकि हमने उधारी पे माल खरीदा तो उसको पैसे देने बाकी, तो जिसको पैसे देने बाकी है वो हमारे लिए लायबिलिटी बनता, वैसे जिससे पैसे आने बाकी है वो हमारे लिए एसेट बनता। तो हमको एक नया स्वप्निल इंटरप्राइजेस नाम का नया एसेट बनाना पड़ेगा। तो मैं लास्ट सेकंड लाइन में एक नई एसेट बनाता हूं, स्वप्निल इंटरप्राइजेस। वो एसेट कितने से बनेगी, 1 लाख से। गुड्स भले ही 80,000 से गए, गुड्स भले ही 80,000 के गए, बट एसेट बनेगी 1 लाख से, उससे तो 1 लाख रुपए आने हैं, सेलिंग प्राइस तो 1 लाख। दो इफेक्ट समझे, गुड्स कम कर दिया 80,000 से, स्वप्निल इंटरप्राइजेस नाम की एसेट बनाई 1 लाख से, और जो फायदा हुआ 20,000 का, वो हमने क्या बोला, अब ये फायदा किसको देना है, हमको, ओनर को। तो ओनर का अब इन्वेस्टमेंट कितना रहा, अब बिजनेस में उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, उसने घर से 4 लाख लगाए थे, पहली बार जब सेल हुआ तब हमने 30,000 रुपए कमाए, वो भी उसको देने हैं। अब जब सेल हुआ 20,000 कमाए, वो भी उसको देने हैं, तो उसकी इन्वेस्टमेंट अब 4,50,000 की होगी, वो बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए फिर से ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स। मेरी बातें प्रॉपर सुनो, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं 1-2 जगह पे कंफ्यूजन होने भी लगा तो मैं बराबर वो रिपीट करता हूँ, बोलता हूँ, तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब सिर्फ अच्छे से सुनो, और गारंटी देता हूं, आपने अगर ये मेरे पूरे लेक्चर्स देख लिए ना, आपको बहुत लोगों ने जितने बहुत रेगुलर लेक्चर्स करके, बहुत रेगुलर क्लासेस करके जो अकाउंटिंग सीखी है, उससे बेहतर आपको अकाउंटिंग आएगी, आपका अकाउंटिंग नॉलेज बहुत अच्छे से इन डेप्थ बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया, ये 3 चीजें हो गई। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन, अब क्या है, अब थोड़ा थोड़ा सिंपल लग रहा है, देखते बट क्या है आगे। पेड 1 लाख टू मेसर्स विलास एजेंसी। जो विलास एजेंसी हमने उधारी में माल खरीदा था, क्या विलास एजेंसी से जो हमने उधारी में माल खरीदा था, उस विलास एजेंसी को अब 1 लाख रुपए दे रहे हैं। तो उसको कितने पैसे देने थे, सर उसको देने थे 1,50,000, उसको देने थे 1,50,000। तो चलो 1,50,000 में से अभी 1 लाख दे रहे हैं क्या, चलो 1 लाख से इफेक्ट दे दो, 1,50,000 देने थे, दिख रहे थे लायबिलिटी साइड में, अब उसमें से कितने दे दिए, 1 लाख। जितने दिए उससे एंट्री करना है, जो बचे उससे नहीं, बचे तो ऑटोमेटिकली दिखेंगे।
50,000 बचे ना, तो जो बैलेंस बचा उससे एंट्री नहीं करनी है, एंट्री करनी है जितने अभी पेड किए। अभी 1 लाख पेड किए, तो विलास एजेंसी में से लेस करो, लेस कैश पेड, लेस कैश पेड 1 लाख, और दूसरा कैश में से माइनस, लेस कैश भी कम हो गया ना, कैश चली गई, तो कैश में से माइनस, लेस पेड टू विलास, पेड टू विलास एजेंसी, पेड टू विलास एजेंसी 1 लाख रुपए। समझा, ये भी पिछले क्वेश्चंस में हुआ है, नया नहीं है। आगे रिसीव्ड, रिसीव्ड 1 लाख फ्रॉम स्वप्निल इंटरप्राइजेस। हाँ, जैसे हमने जिसको उधारी में माल बेचा था, हमने जिसको उधारी माल बेचा था, अब उसने पैसे दिए। हमने स्वप्निल इंटरप्राइजेस को उधारी में माल बेचा था, कितने का बेचा था सर? उसको भी हमने 1 लाख का बेचा था, तो हमने उसको हमने 1 लाख रुपए का माल बेचा था, तो कुछ दिनों बाद उसने बराबर वो 1 लाख रुपए दे दिए। तो अब हम उस दिन पे आ गए, हम उस दिन पे आ गए जिस दिन स्वप्निल ने हमको पैसे वापस दे दिए, तो उसको हमने उधारी पे माल बेचा था। तो अब स्वप्निल से पैसे मिले, पैसे मिले तो पहली बात तो कैश में प्लस करेंगे, कैश आ गई ना, तो कैश बढ़ जाए तो कैश में प्लस करेंगे, रिसीव्ड, रिसीव्ड फ्रॉम स्वप्निल इंटरप्राइजेस, जगह है तो पूरा लिखो, मैं तो सिर्फ स्वप्निल, रिसीव्ड फ्रॉम स्वप्निल 1 लाख रुपए मिल गए। तो अब पैसे आ गए, तो फिर भी क्या हम बताएंगे क्या कि स्वप्निल से 1 लाख रुपए आने हैं? बोले सर अब आ गए ना, अब वो एसेट थोड़ी रहेगी, अब स्वप्निल हमारे लिए एसेट नहीं रहेगा, उससे जो पैसे आने थे तो आ गए। आगे तो एक तो कैश बढ़ गई, और जो स्वप्निल नाम की एसेट बना के रखी थी, ये देखो, ये वाली एसेट जो हमने स्वप्निल नाम की एसेट बना के रखी थी, वो एसेट अब खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बदले पैसे आ गए हैं, वो माइनस कर देंगे। स्वप्निल इंटरप्राइजेस में से लेस करेंगे, लेस कैश रिसीव्ड 1 लाख, लेस कैश रिसीव्ड 1 लाख। समझे दो इफेक्ट, कैश मिल गई, कैश को ऐड कर दिया, और स्वप्निल इंटरप्राइजेस नाम की जो एसेट थी उसको हमने कम कर दिया। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं। अगला है, फिर से गुड्स बेचने की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000। अब वर्डिंग पे थोड़ा ध्यान देना, वर्डिंग पे, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000। तो जब बोलते हैं ना फॉर रुपीज, मतलब ये उतने रुपए के लिए बेचे। दो टाइप की वर्डिंग आएगी, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000, मतलब वो उसकी सेलिंग प्राइस है कि आपने इतने रुपए के, इतने रुपए में गुड्स बेच दिए, 1,50,000। और अगर ऐसा लिखा होगा सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1,50,000, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1,50,000, मतलब आपने 1,50,000 कॉस्ट वाले गुड्स बेचे। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 बोलेंगे तो आपने 50,000 कॉस्ट वाले गुड्स बेचे, मतलब आपको वो 50,000 में पड़े थे, आपने खरीदे तब 50,000 में खरीदे थे। अब बेचे ज्यादा में होंगे तो सिर्फ शुरुआत ऐसी की है, गुड्स ऑफ ₹50,000 सोल्ड एट ₹70,000, ऐसा हो सकता है। बट जब बोलते ऑफ रुपीज, मतलब उतने में आपको पड़े थे। और अगर ऐसे बोलते गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000, मतलब 50,000 में बेचे। फॉर रुपीज बोला तो वो सेलिंग प्राइस, उतने में बेच दिए, और ऑफ रुपीज बोला तो वो कॉस्ट प्राइस, उतने में हमने खरीदे थे। तो देख लो, अब यहाँ पे क्या है, और भी कुछ वर्डिंग आती है, बट ये जनरली आने वाली है। तो क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000, आपने 1,50,000 में गुड्स बेचे एट 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। और आप उस पर प्रॉफिट कितना कमाया? बोले जितनी उसकी सेलिंग प्राइस है, क्या उस सेलिंग प्राइस के 20% आपने प्रॉफिट कमाया। और ये 1.5 लाख क्या है, 1.5 लाख उसकी सेलिंग प्राइस ही है। गुड्स सोल्ड फॉर ₹1,50,000, तो आपने 1,50,000 में गुड्स बेचे थे, और उस पर प्रॉफिट कितना कमाया? तो जो जितने में बेचे उसके 20% प्रॉफिट कमाया। तो अब हमको इससे क्या मिलेगा? हमको इससे मिलेगा कि देख लो, ध्यान दो, कैलकुलेशन पे ध्यान दो। अब हमको पता चल गई सेलिंग प्राइस, बोले सेलिंग प्राइस कितनी है? 1,50,000। अब इसमें से प्रॉफिट हटा देंगे। सेलिंग प्राइस कैसे बनती है, किसी भी चीज की सेलिंग प्राइस कैसे बनती है? अब ये बॉटल की सेलिंग प्राइस अगर मैं बेच रहा हूं, तो ये बॉटल की सेलिंग प्राइस कैसे बनेगी? मैंने अगर वो बॉटल 10 रुपए में खरीदी है, और मैं उस पर 5 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा मेरी सेलिंग प्राइस है 15 रुपए, 15 रुपीज, 10 रुपीज कॉस्ट, 5 रुपीज प्रॉफिट, तो 15 रुपीज विल बाय सेलिंग प्राइस। हियर सेलिंग प्राइस इज 1,50,000 एंड प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट इज 1,50,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। परसेंटेज कैसे निकालते? किसी भी वैल्यू के परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय वो जितना परसेंट निकालना है वो डिवाइड बाय 100, तो ये निकाल लेते हैं। अब शॉर्टकट से कैसे निकालते हैं? तो बहुत बड़ी बात नहीं, फिर भी बोल रहा हूं कि किसी भी वैल्यू के 10% निकालना हो तो लास्ट का 0 कम कर देते हैं।
आखिरी जीरो कम कर देते, जैसे 1,50,000 है तो आखिरी जीरो कम कर दिया तो बचते 15,000, तो 15,000 मतलब उसके 10%, और हमको 20% चाहिए तो 15 को डबल कर दो 30,000, तो ये आ गए 30,000 उसकी प्रॉफिट। तो जो गुड्स हमने 1,50,000 में बेचे, तो हमने बेचे 1,50,000 में, तो उस पर प्रॉफिट कितना कमाया, 30,000 का कमाया, 30,000 का कमाया। तो मतलब वो गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, वो गुड्स हमने कितने में खरीदे थे, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। सर बोले बेचे 1,50,000 में, जिसमें प्रॉफिट छुपा है 30,000 का, तो 150 में से प्रॉफिट हटाओ 30 का, तो मतलब हमने उसको खरीदा होगा 120 में। तो सिंपल सा मतलब हो रहा है कि 120 के गुड्स 150 में बेचे, 120 के गुड्स हमने 150 में बेचे, तो 30,000 का फायदा हुआ। करेक्ट। अब बेचे किसको, तो अगेन स्वप्निल इंटरप्राइजेस को बेचे। स्वप्निल इंटरप्राइजेस को मेंशन किया है कि कैश में बेचे कि क्रेडिट में, कुछ नहीं बोला है, बट नाम दे दिया है ना सामने वाले का, मतलब ये क्रेडिट में बेचे, उधारी में बेचे। मेंशन नहीं किया है कि कैश में बेचे कि क्रेडिट में बेचे, बट सामने वाले का नाम दे दिया है, जिसको हमने बेचे उसका नाम दे दिया है, मतलब उधारी में बेचे। अब उधारी में बेचे तो इसके अब 3 इफेक्ट देने, 3, ध्यान दो 3 इफेक्ट। कैसे सर, कॉस्ट प्राइस, जितने रुपए के गुड्स थे, हमने जितने में खरीदे थे उतने रुपए के गुड्स चले गए, तो 1,20,000 रुपए के गुड्स चले गए, तो जितने रुपए के गुड्स चले गए वो करेगा स्टॉक को कम, ये हो जाएंगे स्टॉक में से माइनस, 1,20,000 विल बी रिड्यूस स्टॉक। एंड नेक्स्ट सेलिंग प्राइस, कितने रुपए के गुड्स बेचे, 1,50,000 में बेचे, 1,50,000 में बेचे, तो जितने रुपए से बेचे, अब स्वप्निल इंटरप्राइजेस से उतने पैसे आने हैं, 1,50,000 आने, तो यहां से स्वप्निल इंटरप्राइजेस हमारे लिए फिर से एसेट बन जाएगा। स्वप्निल इंटरप्राइजेस फिर से हमारे लिए क्या बन जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा, क्योंकि उससे और पैसे आने। और फिर ये जो प्रॉफिट कमाया 30,000, प्रॉफिट पे अधिकार ओनर का, तो ये किसको मिलने चाहिए, ओनर को। तो ओनर का अकाउंट कौन सा है, कैपिटल, तो कैपिटल नाम की लायबिलिटी में ऐड हो जाएंगे, तो स्टॉक कम हो जाएगा, एक एसेट बढ़ जाएगी स्वप्निल नाम से, और कैपिटल भी बढ़ जाएगा। देख लो बार बार वही आ रहा है, जब भी सेल होगा तो वैसा होगा। तो फिर से अब मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा सा थोड़ा नीचे लिख देता हूं, फिर से स्वप्निल इंटरप्राइजेस में प्लस करता हूं। अब आप थोड़ा पेज पे एडजस्ट करो, प्लस करूंगा गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, और कितने आप, अब इस बार 1,50,000, 1,50,000। तो ये एक इफेक्ट हुआ, स्वप्निल इंटरप्राइजेस की फिर से एसेट बना दी, बट इसके बदले स्टॉक कम हुआ है 120 का, तो स्टॉक में से माइनस लेस गुड्स सोल्ड, स्टॉक कम करेंगे 1,20,000 से, तो लेस गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने बोला है कि 1,20,000 के गुड्स गए तो स्टॉक कम कर दिया, 1,50,000 के पैसे आने तो स्वप्निल नाम के एसेट बढ़ा दी। अब डिफरेंस की जो 30,000 जो हमने प्रॉफिट कमाया वो कैपिटल में प्लस, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स 30,000। समझ में आ रहा, तो 3 बार सेल किया हमने, तो बराबर तीनों बार हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया कैपिटल, तीनों बार प्रॉफिट हुआ था गुड्स बेचने का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अब अगला ट्रांजैक्शन क्या बोल रहे हैं, वापस देखते हैं। फिर बोल रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम विलास एजेंसी, फिर से ही विलास एजेंसी से गुड्स खरीदे। अगेन अब कुछ नहीं बोला है कैश में खरीदे कि क्रेडिट में खरीदे, सिर्फ बोला है विलास एजेंसी से गुड्स खरीदे, कैश में खरीदे कि क्रेडिट में नहीं बताया। जब नहीं बोलते तो हम मान लेते क्रेडिट में खरीदे, क्योंकि सामने वाले का नाम दिया है, जिससे खरीदे उसका नाम दिया है, तो आगे नहीं, ये उधारी में खरीदे, उधारी में खरीदे तो क्या हो जाएगा, स्टॉक खरीदा है तो स्टॉक तो बढ़ाना पड़ेगा। इस बार देखो स्टॉक में बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट, स्टॉक फिर से बढ़ाना पड़ेगा, प्लस गुड्स परचेस, प्लस गुड्स परचेस कितने का, 2,50,000 का, गुड्स में ऐड हो जाएंगे 2,50,000। इसके बदले पैसे दिए क्या, नहीं पैसे नहीं दिए, तो बोले देने बाकी है, देने बाकी तो वापस लायबिलिटी में ऐड करो। तो ऑलरेडी हमारे पास विलास एजेंसी नाम की लायबिलिटी थी, लिखी हमने, उसमें प्लस कर देंगे, प्लस गुड्स परचेस। चेक करो समझ में आ रहा है आपको, सब कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट भूलना नहीं। हाँ नेक्स्ट आगे है, देखो गुड्स खरीदने पे फायदा नहीं होता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है गुड्स बेचने पे होता है, खरीदने पे क्या होगा, इसलिए खरीदने पे 3 इफेक्ट नहीं देने, दो इफेक्ट। फिर बोला आगे पेड ₹1,50,000 टू मेसर्स विलास एजेंसी,
और हमने 1,50,000 पेड कर दिए। किसी कर दिए? विलास एजेंसी, जिससे हमने उधारी पे माल खरीदा था, अब उसको पैसे दे रहे। पैसे दे रहे 1,50,000, तो पहले तो कैश कम हो जाएगी, कैश में से माइनस, लेस पेड टू विलास एजेंसी, पेड टू विलास एजेंसी 1,50,000। पहले तो जो पेमेंट किया तो कैश कम होगा, कैश के साथ साथ हमारा बर्डन भी कम होगा, हम पे जो लायबिलिटी बनाई थी वो लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। विलास एजेंसी नाम की जो लायबिलिटी बनाई उसमें से भी माइनस कर दो, लेस कैश पेड 1,50,000। सिंपल सा है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, रिसीव्ड 1 लाख फ्रॉम स्वप्निल इंटरप्राइजेस। अब जो स्वप्निल इंटरप्राइजेस को हमने वापस से उधारी में माल बेचा था, तो स्वप्निल इंटरप्राइजेस से हमको पैसे मिल रहे हैं। तो पैसे मिल रहे हैं तो जो स्वप्निल इंटरप्राइजेस नाम की एसेट बना के रखी थी वो एसेट और कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो पैसे दे रहा है ना, तो अब वापस थोड़ी मांगेंगे, एक बार मिल रहे तो उतने पैसे तो कम हो जाने चाहिए। तो स्वप्निल इंटरप्राइजेस नाम की एसेट कम हो रही है और पैसे मिल रहे हैं, तो कैश नाम की एसेट बढ़ेगी। तो कैश में करेंगे प्लस प्लस रिसीव्ड फ्रॉम स्वप्निल, पैसे आ रहे हैं तो कैश में प्लस रिसीव्ड फ्रॉम स्वप्निल, कितने आ रहे हैं? 1 लाख। और जो स्वप्निल नाम की एक एसेट बना के रखी है अब वो कम हो जाएगी, तो लिख दो लेस कैश रिसीव्ड, लेस कैश रिसीव्ड 1 लाख। थोड़ा बहुत पेज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लिख लेना पड़ेगा। हो गया, कैश बढ़ा दी और स्वप्निल नाम की एसेट कम कर दी। नेक्स्ट, फिर से बोला है पेड 20,000 टू विलास एजेंसी, वापस से आपने विलास एजेंसी को पैसे दे दिए 20,000, तो विलास एजेंसी को पैसे दिए तो वापस से कैश में से माइनस कर दो, लेस पेड टू विलास एजेंसी, पेड टू विलास एजेंसी कैश में से कम, और विलास एजेंसी को पेमेंट किया तो वापस लायबिलिटी भी कम, तो विलास एजेंसी में से माइनस, लेस कैश पेड 20,000। क्लियर? लायबिलिटी को पेमेंट कर दिया तो कैश भी कम हो जाएगी, पैसा भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम मेसर स्वप्निल इंटरप्राइजेस, स्वप्निल इंटरप्राइजेस से 10,000 रुपीज मिले, फिर से 10,000 रुपीज मिले, जिससे पैसे आने थे उससे पैसे आ गए, तो कैश बढ़ेंगे, पहले कैश में ऐड रिसीव्ड 10,000। सर जगह ही नहीं है अभी, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए एडजस्ट करो, और थोड़ा बहुत ओवर राइटिंग हुई होगी, कुछ अच्छे से नहीं लिखा होगा तो बाद में नोटबुक में अच्छे से सॉल्व करो। अभी बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फोटो खींच लेना, और बाद में नोटबुक में प्रॉपर स्पेस बढ़ा के वापस से ऐसा फॉर्मेट ड्रॉ करने का, और ये ड्रॉ करके लिखने। वैसे भी अब नेक्स्ट जो वर्कशीट शुरू होने वाली है वो सब आपको नोटबुक में ही करना है, प्रॉपर नोटबुक करके रखना है। मैं एक फॉर्मेट बताऊंगा, वो फॉर्मेट भी बनाना है नेक्स्ट क्वेश्चन से खुद से ही, फिर इनफ स्पेस रहेगा आपके पास। चलो, तो ये हो गया, कैश में ऐड कर दिया हमने 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम स्वप्निल, रिसीव्ड फ्रॉम स्वप्निल, कैश ऐड कर दी। अब स्वप्निल की जो एसेट बनी है उसमें से माइनस, लेस करेंगे, लेस कैश रिसीव्ड 10,000 और 10,000 लेस हो। हाँ, तो ये क्वेश्चन में क्या नया था? तो जब आप गुड्स बेचते हो तो जो प्रॉफिट कमाते हो तो वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करना, जितने रुपए के गुड्स बेचे उतने से स्टॉक कम करना, और जितने रुपए में बेचे, अगर कैश में बेचे तो कैश बढ़ा देना, उधारी में बेचे तो एक नई एसेट बना देना जिसको उधारी में बेचे। हो गया, अब जाके सारे ट्रांजैक्शन खत्म। अब वन बाय वन एक एक चीज बाहर लिखते हैं। अब इस बार लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी साइड में अब इस बार कैपिटल भी एडलेस होके बाहर आने वाला है, तो 4 लाख प्लस 30 प्लस 30 और 20, 4,80,000 कैपिटल आउटर कॉलम में आया 480। अब ये विलास एजेंसी 1,50,000 माइनस 1 लाख तो 50 बचे, फिर 2,50,000 तो 3 लाख हो गए, 3 लाख में से 1,50,000 1.5 लाख बचे, 1.5 लाख में से फिर 20,000 चले गए, 1,30,000। तो विलास एजेंसी कितनी बची? 130। तो लायबिलिटी की टोटल लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? लायबिलिटी की टोटल 480 प्लस 130, 480 प्लस 130 वो आ जाएगी 6,10,000। लायबिलिटी की टोटल आ गई 6,10,000। आप भी पॉज करके खुद कैलकुलेशन करो। अब नेक्स्ट कैश,
कैश की टोटल कर लेते हैं 4 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख 1 लाख प्लस 1 लाख 50 2 लाख 50 2 लाख 50 माइनस 1 लाख 1 लाख 50 फिर प्लस 1 लाख करेंगे फिर से 2 लाख 50 फिर 1 लाख 50,000 माइनस करेंगे तो 1 लाख 1 लाख में फिर से 1 लाख ऐड कर दिए 2 लाख में से 20 माइनस हो जाएंगे 180 में 10 ऐड करेंगे 190 तो कैश कहीं पे लिखो ऊपर नीचे चलेगा 190 आ जाएगा। अब स्टॉक भी चेक करो स्टॉक 3 लाख प्लस 150 450 माइनस 120 330 में से 80 चले जाएंगे 250 में से 120 चले जाएंगे 250 में से 120 के लिए 130 में 250 ऐड हो जाएंगे 130 में 250 ऐड करेंगे तो आएंगे 380 का आ गया स्टॉक। और अब स्वप्निल 1 लाख में से 1 लाख जीरो हो गया 1 लाख 50 में से 1 लाख चलेगा तो 50 में से और 10 मिल गए तो 40 तो 40,000 स्वप्निल का बैलेंस। देख लो ये तीनों की टोटल पॉज करके खुद कैलकुलेशन करके लिखना। अब एसेट की टोटल करते मैच होती है क्या 190 प्लस 380 190 प्लस 80 270 प्लस 3 470 और ये 570 आ रहा है ये 570 आया 570 प्लस 40 6,10,000 यस तो आंसर इज 6,10,000। बैलेंस शीट टैली है मैच। देख लो आ गया आपको यहां तक हुआ ये क्लियर। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ले लो ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट आगे जो है तो ये एक नई वर्कशीट है अब जिसमें कुछ कुल मिला के 10-12 क्वेश्चन है। अब इसमें हम एक चीजें एडिशनल सीखते जाएंगे और नई चीजें बनाते जाएंगे ठीक है। अभी तो वही जो अभी तक हमने पढ़ा तो उसको ही कंटिन्यू करना है। क्या पढ़ा है तो हमने बैलेंस शीट बनाना सीखा है। अब मैं एक और बात आपको बता दूं अब मैं जो आपको जिस तरीके से सिखा रहा हूं ना मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं तो मैं पहले आपको मैंने जैसे कहा मैं आउटपुट पहले पढ़ा रहा हूँ जो डेस्टिनेशन है वो पहले पढ़ा रहा हूँ। तो हमको बैलेंस शीट ऐसे बनानी होती है बट आप अगर देख रहे हो तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें वहीं पे एडलेस करना चल रहा है खुद। तो इसको अब हम सोल्यूशन निकालेंगे। ये जो प्रॉब्लम दिख रहे हैं ना हमको क्या प्रॉब्लम दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है बहुत चीजें ऐड करनी पड़ती है बहुत चीजें लेस करनी पड़ती है तो हमको स्पेस नहीं समझ में आ रहा है वगैरह वगैरह। तो इसका ही हम थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन करेंगे मतलब हमको वो प्रोसेस समझेगी वो क्यों बनी वो प्रोसेस वो जो बोल रहे हैं ना हम पीछे पीछे आने की प्रोसेस क्यों बनी वो हमको समझेगी ठीक है। मतलब वो जो लेजर जर्नल एंट्री वो क्यों करनी पड़ती है वो इससे समझेगी ठीक। तो चलो तो अभी के लिए रुकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर से वो वाली पीडीएफ पहले ही अभी डाउनलोड कर मतलब मैं डाल दूंगा इस लेक्चर में वो पीडीएफ डाल दूंगा वो डाउनलोड करके रखना। और नेक्स्ट लेक्चर से हम एक नोटबुक भी हमको चाहिए वो नोटबुक से आप लिखना सब कुछ आप नोटबुक में लिखना है। अभी के लिए रुकते हैं। गुड डे गुड बाय टिल द नेक्स्ट लेक्चर।